हम इंसान अपने ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते हैं? इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? यह कितनी दूर तक फैला हुआ है? इसका आकार क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? आखिर बिग बैंग थियरी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसे साइंस के भारी भरकम कंसेप्ट्स का असली मीनिंग क्या है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब कंसेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं लेकिन इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज भी हम इंसान बहुत ही कम जानते हैं, जैसे कि डार्क मैटर की मिस्ट्री। एक ऐसा मैटर जो अदृश्य है लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन डार्क मैटर के इस रहस्य तक पहुंचने के लिए साइंस की कुछ डिस्कवरीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स को जिन्होंने अब तक की ब्रह्मांड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिस्ट्री को जन्म दिया। कॉस्मोलॉजी यानी साइंस का वो ब्रांच जिसके तहत हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी की शुरुआत आमतौर पर 1917 से मानी जाती है, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी के अपने कंसेप्ट में फाइनल मॉडिफिकेशन करके एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। इसके पब्लिश होने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ब्रह्मांड में किसी दूर के ऑब्जेक्ट की स्टडी करने में काफी सहूलियत हो गई। और इसी क्रम में विलियम डी सिटर, कार्ल श्वार्ज़शिल्ड और आर्थर एडिंगटन जैसे वैज्ञानिक इस थियरी को अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने के काम में लग गए। आपको बता दें कि इससे पहले तक और आगे चलकर भी कुछ समय तक साइंटिस्टों का ये ख्याल था कि यूनिवर्स स्टैटिक और अनचेंजिंग है। आगे चलकर ये पता चला कि आइंस्टाइन ने अपने पेपर में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था जो अपने वैल्यू के आधार पर यूनिवर्स के एक्सपांड होने की ओर इशारा कर रही थी। और इसी कड़ी में बेल्जियन प्रीस्ट जॉर्ज लिमेट्रा ने 1927 में बिग बैंग थियरी प्रपोज की, जिसकी पुष्टि 1929 में एडविन हबल की डिस्कवरी ने कर दी। क्योंकि यूनिवर्स के असली फैलाव की बात हमें 1920 के दशक में ही पता चली, जब एडविन हबल ने ये बात साबित की कि स्पाइरल नेबुला मिलियंस से बिलियंस लाइट ईयर्स दूर एक अलग ही गैलेक्सी है। उसने पाया कि ज्यादातर गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट के हमसे दूर या पास आने जाने पर लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है, और इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को रेड शिफ्ट कहा गया, और जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी ओर बढ़ रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को ब्लू शिफ्ट। तो जब यूनिवर्स के एक्सपांड होने की बात पता चली तो एक जाहिर सी बात सामने आई कि इस एक्सपेंशन के शुरू होने से पहले यूनिवर्स एक हॉट डेंस स्टेट में बहुत ही क्लोजली पैक्ड था, और उसी में बिग बैंग यानी एक जबरदस्त धमाका हुआ, और इसी को बिग बैंग थियरी का नाम दिया गया। इस थियरी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, लेकिन इस थियरी को प्रॉपर मान्यता तब प्राप्त हुई जब 1964 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट वुड्रो विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR की खोज की। ये रेडिएशन शुरुआती बिग बैंग के बचे हुए अवशेष कहे जा सकते हैं। पिछले 30 सालों में अलग अलग सैटेलाइट्स इन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की फाइंडिंग्स बिग बैंग की थियरी से मैच करती हैं, और यही वजह है कि बिग बैंग थियरी को यूनिवर्स के बिगिनिंग के बेस्ट एक्सप्लेनेशन के रूप में देखा जाता है। CMBR और रेड शिफ्ट को बिग बैंग थियरी के सबसे बड़े एविडेंस के रूप में जरूर देखा जाता है, लेकिन बिग बैंग का एविडेंस मिलने के बावजूद अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। जैसे मौजूदा पार्टिकल फिजिक्स को यूज करके अभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि यूनिवर्स फ्लैट, होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक है, बल्कि पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स में मैग्नेटिक मोनोपोल्स होने चाहिए जिन्हें अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट कॉस्मिक इन्फ्लेशन को सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। ये एक्सपेंशन के क्विक बर्स्ट की तरह है जो कि बिग बैंग के शुरुआती स्टेज में हुआ। यही इन्फ्लेशनरी पीरियड यूनिवर्स को फ्लैट और अनइवन बनाता है और मैग्नेटिक मोनोपोल्स की संख्या को कम कर देता है। इसे आप गुब्बारे के तेजी से फटने के जरिए समझ सकते हैं, जिस समय गुब्बारा ज्यादा स्मूथ और इवन हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो उसमें रेगुलर पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने अपोजिट यानी एंटी पार्टिकल्स की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। इस एसिमेट्री को बेरियन एसिमेट्री के नाम से जाना जाता है, जहां एंटी मैटर के मुकाबले
मैटर बहुतायत में पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करने में असफल रही है, जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रेजेंस। डार्क मैटर जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बल्कि इसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके पीछे की एनर्जी को कुछ लोग भगवान का नाम भी देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये यूनिवर्स एक बड़ा सा पजल है और साइंटिस्टों को पता चला कि इस पजल के ज्यादातर पीसेस किसी इनविजिबल और नॉन शाइनिंग चीज से बने हैं, यानी स्टार्स और प्लैनेट्स की तरह हमें दिखाई नहीं देते हैं। और इसी रहस्यमयी मैटर को हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं, जो हमें दिखाई देने वाले मैटर से कहीं अधिक ज्यादा मात्रा में हमारे आसपास मौजूद है। पहले तो लोगों को डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को लेकर डाउट भी थे, लेकिन पिछले दशकों के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर डार्क मैटर अब यूनिवर्स को समझने के पुख्ता तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। साइंटिस्टों को इसका क्लू तब मिला जब उन्होंने बिग बैंग के बैकग्राउंड रेडिएशंस में पैटर्न्स को नोटिस किया, गैलेक्सी के स्पिन करने के तरीके को ऑब्जर्व किया, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स के स्पीड को नोटिस किया और यहाँ तक कि एक्सरेज की मदद से गैलेक्सी के क्लस्टर्स को ऑब्जर्व किया। ये सारे छोटे छोटे सबूत इसी ओर इशारा करते दिखाई देते हैं कि भले ही हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, लेकिन डार्क मैटर इस पूरे कॉस्मिक पजल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज से लगभग 80 साल पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम फ्रिट्ज ज़्विकी था, वे कुछ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को ये जानने के लिए ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिर इन गैलेक्सीज में कितना मैटर मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने गैलेक्सीज को इतनी तेजी से मूव होते देखा तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि इससे उन्हें पता चला कि वो जिन शाइनिंग स्टार्स को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, गैलेक्सीज का मास उससे कहीं अधिक है। और इसीलिए उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई तो चीज है जो इनविजिबल और नॉन शाइनिंग है, लेकिन इन क्लस्टर्स में ज्यादातर मास उसी रहस्यमयी चीज का है। आगे चलकर दूसरे साइंटिस्टों ने ज़्विकी की इस थियरी को कंफर्म भी कर दिया। भले ही ज़्विकी ने डार्क मैटर के प्रेजेंस को ओवर एस्टिमेट किया हो, लेकिन उनका यह आइडिया हमारे काम आया और आज दुनिया भर के साइंटिस्टों द्वारा कंफर्म भी कर दिया गया है। लगभग 40 साल पहले जब साइंटिस्टों ने इंडिविजुअल गैलेक्सीज जैसे कि हमारे मिल्की वे को देखा, तो कुछ बहुत ही स्ट्रेंज सी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के सेंटर के पास वाले ऑब्जेक्ट्स और सेंटर से दूर वाले ऑब्जेक्ट्स दोनों ही सेम स्पीड पर मूव कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाते थे। इस ऑड बिहेवियर से ये बात और भी स्पष्ट हो गई कि स्पेस में बहुत कुछ ऐसा है जो अदृश्य है, जिसमें से कोई लाइट नहीं निकलती है, यानी डार्क मैटर, जो गैलेक्सीज के मूव करने के पीछे एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि गैलेक्सी के अराउंड स्टार्स या गैस क्लाउड्स कैसे स्पिन करते हैं, तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर होता जाता है, उसकी स्पीड भी धीमी होती जाए। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, लेकिन गैलेक्सीज के केस में हमें कुछ सरप्राइजिंग फिनोमिना देखने को मिलता है। सेंटर से अच्छी खासी दूरी के बावजूद भी उसका चक्कर लगा रहे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड में कोई बदलाव नहीं होता, वे कांस्टेंट स्पीड पर घूमते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि हम जितना टेलीस्कोप की मदद से देख पा रहे हैं, उससे कहीं अधिक मास वहां मौजूद है। यही है डार्क मैटर। इनफैक्ट लगभग गैलेक्सी का 90% मास इसी डार्क मैटर से बना हुआ है और ये पैटर्न सभी गैलेक्सीज में पाया गया, चाहे उसका साइज बड़ा हो या छोटा। यहाँ तक कि ड्वार्फ गैलेक्सीज में भी, जिनमें ज्यादा स्टार्स नहीं होते हैं, वो भी डार्क मैटर की प्रेजेंस की ओर इशारा करते हैं। यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ के मुताबिक हमें कम से कम 50 ऐसे सैटेलाइट की जरूरत है जो एक सर्टेन स्पीड और मास के होने चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि इन सैटेलाइट्स की संख्या फिलहाल बहुत ही कम है। कुल मिलाकर कहें तो हम ब्रह्मांड को लेकर जो चीजें प्रिडिक्ट करते हैं और जो चीजें साइंस की ऑब्जर्वेशंस में पाते हैं, उनमें काफी फासला होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि इस रहस्यमयी डार्क मैटर के बारे में अभी भी हम बहुत ही कम जानते हैं। कई और तरीकों से वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश की, जैसे एक्सरे ऑब्जर्वेशंस, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह। आइए इन्हें एक एक करके शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले एक्सरे ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। जब साइंटिस्टों ने गैलेक्सी के क्लस्टर्स को एक्सरे की मदद से देखा, तो पाया कि इन क्लस्टर्स में हॉट गैसेस फैली हुई हैं। अब एक्सरे एमिशन की ब्राइटनेस को मेजर करके वो ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इन गैसेस को अपनी जगह बनाए रखने के लिए कितने मास की जरूरत है। और फिर पता चला कि हम स्टार्स में जितना मास पाते हैं,
उससे कहीं अधिक मास की जरूरत इसके लिए है। यही एक्स्ट्रा मास डार्क मैटर का है, जो गैलेक्सी का लगभग 80 से 90% हिस्सा है। दूसरा तरीका डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके लाइट को बेंड करने का है। इसे आप स्पेस में एक इनविजिबल लेंस की तरह समझ सकते हैं। किसी दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट कितना बेंड होती है, इस चीज की स्टडी करके साइंटिस्ट उस रीजन में प्रेजेंट डार्क मैटर की क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के इस मेथड ने डार्क मैटर के दावे को और भी मजबूती दी। एक और तरीका यह है कि हम ये ऑब्जर्व करें कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज और क्लस्टर्स कैसे बनती हैं और समय के साथ कैसे इवॉल्व होती हैं। ये भी डार्क मैटर के आइडिया में फिट बैठती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस ये दिखाती हैं कि पहले छोटे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, फिर गैलेक्सीज और आगे चलकर गैलेक्सीज के क्लस्टर्स। डार्क मैटर की प्रेजेंस इन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म होने और ग्रो होने के तरीके को एक्सप्लेन करते दिखते हैं। एक और बात हैरान कर देने वाली है। आमतौर पर हमें लगता है कि क्योंकि ग्रेविटी चीजों को सेंटर की तरफ खींचती है, इसीलिए यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्लो डाउन होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सप्लोडिंग स्टार्स जैसे कि टाइपला सुपरनोवा के मेजरमेंट्स ये शो करते हैं कि उल्टा यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। इस एक्सीलरेशन के पीछे की वजह को एक मिस्टीरियस फोर्स यानी डार्क एनर्जी माना जाता है, जो इस अनएक्सपेक्टेड एक्सीलरेशन का कारण है। डार्क एनर्जी में नेगेटिव प्रेशर मौजूद होता है, जो रिपल्सिव ग्रेविटी पैदा करता है, यानी ये किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचने की बजाय उसे खुद से दूर करता है। इसे हम रेगुलर ग्रेविटी का अपोजिट भी कह सकते हैं। ये डार्क एनर्जी गैलेक्सीज जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के समय ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं थी, लेकिन आज के समय में ये रहस्यमयी एनर्जी यूनिवर्स को डोमिनेट करती है। एक तरफ जहां डार्क एनर्जी में नेगेटिव प्रेशर होता है, डार्क मैटर में जीरो प्रेशर पाया जाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अभी भी हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन पिछले 100-150 सालों की साइंटिस्टों की मेहनत को देखते हुए यही लगता है कि हम जल्द ही ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में कामयाब होंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।